बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे वान डेर वाल्स इंटरेक्शन, वान डेर वाल्स अंतरक्रियाएं, और वान डेर वाल्स अंतरक्रियाएं में 4 प्रकार की पढ़ी थी, जिसमें एक नंबर था तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुवाकर्षण बल, दूसरा था आयन प्रेरित द्विध्रुवाकर्षण बल या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुवाकर्षण बल, तीसरा था आयन द्विध्रुवाकर्षण बल और चौथा था द्विध्रुव आकर्षण बल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वान डेर वाल्स बल को प्रभावित करने वाले कारक। तो वान डेर वाल्स फोर्सेज को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो अपन लिखेंगे वान डेर वाल्स बल को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। तो एक नंबर में लिखेंगे परमाणुीय त्रिज्या, जिसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। दूसरा बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुव आघूर्ण। और थर्ड बोलते हैं अंतर आयनिक दूरी, अंतर आयनिक दूरी। और चौथा बोलते हैं ताप। तो ये कारक है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या। स्टूडेंट देखो, जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लंदन बल EL या लंदन एनर्जी EL की वैल्यू बढ़ती जाती है, अर्थात EL समानुपाती एटॉमिक रेडियाई R। जैसे जैसे R बढ़ेगी तो इसमें लंदन एनर्जी EL की वैल्यू बढ़ेगी, अर्थात परमाणु त्रिज्या का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वान डेर वाल्स बल का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि उसमें आकर्षण फोर्स बढ़ता जाता है और आकर्षण फोर्स बढ़ेगा तो इसमें वान डेर वाल्स बल का मान बढ़ेगा। समझ गए स्टूडेंट्स। दूसरा देखेंगे अपन द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा कौन सा है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण म्यू होता है। क्या होता है? म्यू। तो द्विध्रुव आघूर्ण जैसे जैसे बढ़ेगा वान डेर वाल्स एनर्जी EL का मान भी बढ़ेगा। EL का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ेगा वान डेर वाल्स एनर्जी EL की वैल्यू बढ़ेगी, और द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने से अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है, और अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ने से वान डेर वाल्स बल का मान बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर है अंतरायनिक दूरी। अंतरायनिक दूरी स्टूडेंट्स क्या होती है? जैसे ये है A और ये है B, इनके बीच की जो दूरी है उसे बोलते हैं अंतर आयनिक दूरी। और अंतर आयनिक दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे ये बढ़ गया अंतर आयनिक दूरी, ये A है, ये B है, इसके बीच की दूरी का मान बढ़ गया, और दूरी का मान बढ़ गया तो आकर्षण फोर्सेज का मान क्या हो गया? आकर्षण बल का मान क्या हो गया? कम हो गया। और आकर्षण बल कम हो गया तो इसका मान, इसलिए वान डेर वाल्स बल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो अंतरायनिक दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वान डेर वाल्स बल का मान वैसे वैसे घटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और चौथा लिखेंगे टेम्परेचर। तो EL समानुपाती 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे EL की वैल्यू कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और अंतरायनिक आकर्षण बल कम होने से EL की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये तो स्टूडेंट्स से प्रभावित करने वाले कारक। इसमें मैंने आपको बताया परमाणु त्रिज्या समानुपाती EL, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ने से वान डेर वाल्स एनर्जी का मान बढ़ता है, और परमाणु त्रिज्या कम होने से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने से वान डेर वाल्स रेडियाई या फिर वान डेर वाल्स बल का मान बढ़ता जाता है, अर्थात म्यू समानुपाती EL। और तीसरा अंतरायनिक दूरी। अंतरायनिक दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी अंतराणविक आकर्षण बल कम हो जाते हैं, और अंतराणविक आकर्षण बल कम हो जाएंगे तो वान डेर वाल्स बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और चौथा क्या है? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे EL की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए स्टूडेंट्स।
तो ये तो वान डर वाल्स बल को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नई हेडिंग अंतर्निहित यौगिक, हेडिंग डालेंगे भाई अंतर्निहित यौगिक इंक्लूजन कंपाउंड। आप लिखेंगे इसको इन CLUSION इंक्लूजन, INCLUSION इंक्लूजन, COMPOUNDS इंक्लूजन कंपाउंड। क्या बोलेंगे? इंक्लूजन कंपाउंड। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्निहित यौगिक। अंतर्निहित यौगिक, कौन से यौगिक? अंतर्निहित यौगिक। क्या होते हैं वे अंतर्निहित यौगिक? अंतर्निहित यौगिक, देखो आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बात बताता हूं। सपोज दैट ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से या कोई दूसरा बॉन्ड बनने से छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं। जैसे सपोज दैट ये छिद्र रह गया, 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 छोटे छोटे छिद्र हैं। ये क्या है? छिद्र, छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं। और इन छिद्रों में इसके पास उपस्थित कोई दूसरे परमाणु या अणु आकर धस जाते हैं। जैसे सपोज दैट ये A है, ये A है, ये A है, ये इसमें आके धस जाते हैं। इस प्रकार इन छिद्रों में ये परमाणु या अणु जो इसके पास उपस्थित है वो आगे धस जाते हैं, और धसने के बाद न कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं और अन्य कोई परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन करते हैं, और ये इसके अंदर धस गए। और धसने के बाद इसमें न तो कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, न कोई फिजिकल रिएक्शन करते हैं, और आकर इसमें फिट हो जाते हैं। और फिट होने से यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों क्या कहेंगे? अंतर्निहित यौगिक। क्या कहेंगे? अंतर्निहित यौगिक। मैं दोबारा आपको डेफिनेशन के रूप में बता देता हूं। जब किसी यौगिक या अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने या अन्य कोई दुर्बल बॉन्ड बनने की वजह से छोटे छोटे छिद्रों में उसके पास उपस्थित कोई अन्य परमाणु या अणु आकर धस जाते हैं, और धसने से उन यौगिकों में न कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, न उनका रंग में परिवर्तन होता है, न कोई आकार में परिवर्तन होता है। तो ऐसे यौगिकों को अंतर्निहित यौगिक या इंक्लूजन कंपाउंड कहा जाता है। और ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में तो लिखेंगे वाहिका या नाल यौगिक। नाल यौगिक क्या बोलते हैं? वाहिका या नाल यौगिक। और दूसरा पंजर यौगिक। कौन सा यौगिक? पंजर यौगिक, जिसको बोलते हैं क्लीथ्रेट कंपाउंड। क्लीथ्रेट यौगिक। कौन सी यौगिक? क्लीथ्रेट यौगिक। समझ रहे हो मैंने क्या? अंतर्निहित यौगिक कितने प्रकार के बताए? वाहिका या नाल यौगिक, और दूसरे पंजर यौगिक या क्लीथ्रेट कंपाउंड। वाहिका या नाल यौगिक, वाहिका या नाल यौगिक। ठीक है भाई, वाहिका या नाल यौगिक पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो होता क्या है, इस प्रकार के यौगिकों में एक लंबी वाहिका या नाल बन जाती है, और वाहिका या नाल यौगिक में कोई मेहमान अणु आके धस जाते हैं और वाहिका या नाल यौगिकों का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें दो प्रकार के यौगिक होते हैं। एक तो देखो मेहमान, मेहमान, और दूसरे होते हैं मेजबान। दूसरे कौन से होते हैं? मेजबान। एक तो होता है मेहमान और दूसरे कौन से होते हैं? मेजबान। होता क्या है स्टूडेंट, देखो मेजबान यौगिक होता है, उसमें कोई छोटे छोटे वाहिका या छिद्र रह जाते हैं, और इन वाहिका छिद्रों में मेहमान अणु आके फिट हो जाते हैं, और वो न तो कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, न उनके रंग में परिवर्तन करते हैं,
तो इसमें वाहिका या नाल यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे सपोज दैट 5 या 6 कार्बन युक्त एल्केन, एल्डिहाइड और उसके बाद एल्कीन आदि यौगिकों को जब यूरिया के संपर्क में रखा जाए, तो यूरिया में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक लंबी नाल या वाहिका बन जाती है, इस नाल या वाहिका में नॉर्मल श्रृंखला वाले एल्केन या एल्डिहाइड मेहमान अणु के रूप में धस जाते हैं, और मेहमान अणु के रूप में धसने के पश्चात उनके अंदर ये किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं करते हैं और न ही कोई भौतिक परिवर्तन करते हैं, और एक वाहिका या नाल यौगिकों का निर्माण होता है। परंतु जब इनको गर्म किया जाता है तो ये यौगिक पुनः वाष्पीकृत हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। समझ गए मैंने क्या बताया? 5 या 6 कार्बन युक्त एल्केन, एल्कीन, एल्डिहाइड यौगिकों को यूरिया की उपस्थिति में क्रिस्टलीकृत किया जाता है, तो यूरिया में दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से एक लंबी वाहिका या नालनुमा संरचना बन जाती है। इस संरचना में ये नॉर्मल श्रृंखला के एल्केन, एल्कीन या एल्डिहाइड के अणु मेहमान के रूप में धस जाते हैं और एक वाहिका या नाल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब यूरिया को इसमें क्या करेंगे? मेजबान अणु, जबकि लंबी श्रृंखला युक्त एल्केन, एल्डिहाइड, एल्कीन को क्या कहेंगे? मेहमान अणु। समझ गए? और जब इनको गर्म किया जाता है तो ये पुनः वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाते हैं या टूट जाते हैं, तो इसलिए वाहिका यौगिक अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। ठीक है, ये था आपका वाहिका या नाल यौगिक। दूसरा अपने पास है पंजर यौगिक। दूसरा क्या है? पंजर यौगिक। सेकेंड हेडिंग डालिए भाई, पंजर यौगिक। पंजर यौगिक देखो स्टूडेंट होता क्या है? एक पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर। जब ऑर्थोक्विनोल की स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो स्टूडेंट्स, ये अपने पास बेंजीन और ये अपने पास बेंजीन। इन तीनों को ऑर्थोक्विनोल बनाना है, तो यहां लिखेंगे OH, यहां लिखेंगे OH और यहां लिखेंगे OH और यहां लिखेंगे OH, यहां लिखेंगे OH और यहां लिखेंगे OH। इसको OH कर दो, इसको सीधा कर दो, OH। ऑर्थोक्विनोल का संतृप्त विलयन लिया जाता है। किसका विलयन लिया जाता है? ऑर्थोक्विनोल का संतृप्त विलयन। और ऑर्थोक्विनोल के संतृप्त विलयन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसके अंदर एक बड़ा छिद्र रह जाता है, ये छिद्र है। ठीक है, और इस छिद्र में कोई दूसरे छोटे अणु जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम जैसे अणु आकर धस जाते हैं, और धसने से जो यौगिक बनते हैं उन यौगिक को क्या कहेंगे? पंजर यौगिक। देखो इसको थ्योरी के रूप में बताता हूं। जब ऑर्थोक्विनोल के संतृप्त विलयन को किसी छोटे अणु आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम की उपस्थिति में क्रिस्टलीकृत किया जाता है, तो ये छोटे अणु
ऑर्थोक्विनोल के अंदर छोटे छिद्रों में धंस जाते हैं और छिद्रों में धंसने से एक विशेष प्रकार के पंजरेनुमा यौगिक का निर्माण होता है। इस यौगिक को क्या कहेंगे? पंजर यौगिक। क्या कहेंगे? पंजर यौगिक। समझ गए? आर्गन के मॉलिक्यूल इसके अंदर धंस जाते हैं और धंसने से किसका निर्माण होगा? पंजर यौगिक। कौन से यौगिक? ऑर्थोक्विनोल। ऑर्थोक्विनोल। समझ गए? ऑर्थोक्विनोल। स्टूडेंट जब भी आपको ऑर्थोक्विनोल बनाना हो तो आप लोग ऐसे करेंगे, यहाँ OH और यहाँ OH, दोनों OH एकदम पास में। तो देखो इसमें 2 OH, इसमें 2 OH, इसमें 2 ऑर्थोक्विनोल को आर्गन की उपस्थिति में, क्रिप्टोन की उपस्थिति में क्रिस्टलीकृत किया जाता है। तो आर्गन या क्रिप्टोन के अणु इसके अंदर धंस जाते हैं और एक पिंजरेनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे अपन? पंजर यौगिक। क्या कहेंगे? पंजर यौगिक। इन पंजर यौगिक में आर्गन जो है वो मेहमान अणु है। कौन सा अणु है? मेहमान। कौन सा अणु है? मेहमान। जबकि क्विनोल कैसा है? मेजबान। मेजबान। समझ गए? होस्ट और एंड गेस्ट। नाम क्या है? होस्ट एंड गेस्ट। ये था अणु आपका इंक्लूजन कंपाउंड, 2 प्रकार के, वाहिका नाल यौगिक और दूसरा पंजर यौगिक। ओके स्टूडेंट्स।